Hello all of you. Welcome to the new video of EduTube channel. So साइंस का 6th चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो कल हमने सीखा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं. फूड, ऑक्सीजन, प्रोटीन, विटामिन्स, एवरीथिंग इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. अब प्लांट्स में तो ब्लड कुछ होता नहीं है, तो प्लांट्स में ये फूड एंड वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है आज हम वो समझने वाले हैं. तो देखो, प्लांट्स भी दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं श्रब्स, यानी जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं ट्रीज, जो काफ़ी ज़्यादा हाइट के रहते हैं, बड़ी हाइट के रहते हैं. तो इन दोनों में ही ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो भी डिफरेंट है. सपोज़ अगर हमारे पास जो श्रब है, एक शॉर्ट प्लांट है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है वो समझते हैं हम पहले. सपोज़ ये उस श्रब की, छोटे वाले प्लांट की, ये स्टेम है और नीचे रूट्स हैं. इन रूट्स पे आयन्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन. इनके टिप्स पे, ठीक है, एकदम एंड में क्या होते हैं, आयन्स होते हैं. अब यहाँ पे आयन्स हैं और सॉइल में जो आयन्स हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है. इसको हम कहेंगे आयोनिक डिफरेंस. इसी आयोनिक डिफरेंस को मिटाने के लिए वाटर जो है वो रूट्स की तरफ ट्रेवल करता है, यानी पानी जो है वो रूट्स की तरफ खिंचता है. किस चीज़ की वजह से? आयोनिक डिफरेंस की वजह से. आयोनिक डिफरेंस मतलब रूट्स पे जो आयन्स हैं और सॉइल में जो आयन्स होंगे, दोनों के बीच में आयोनिक डिफरेंस है. इसी डिफरेंस को इक्वल बनाने के लिए, मिटाने के लिए, वाटर जो है वो रूट्स की तरफ ट्रांसफ़र होगा. और इसी वाटर को श्रब्स जो है वो अपने ऊपर खींच लेते हैं और उनकी लीव्स तक पहुंचा देते हैं. क्योंकि हाइट कम है तो पानी जो है वो इतने डिस्टेंस तक चला जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन. ठीक है, अपने आप जो वाटर ऊपर तक पहुंच जाता है, फैल जाता है, तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन. लेकिन जो बड़े ट्रीज होते हैं उनमें ये डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होता है. तो उनके लिए पूरा एक सिस्टम है. उनके पास ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यू, XYLEM. ओके, जाइलम टिश्यू से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम, PHLOEM. फैलम भी कह सकते हो अगर प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट आपको चाहिए तो. इट इज़ नोन एज फैलम एंड जाइलम. सो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैलम. ये दोनों टिश्यूज़ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस, एक तो ये पता चल गया कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है. एक और डिफरेंस है कि जाइलम जो है वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाता है, यानी रूट्स टू लीव्स, रूट्स टू लीव्स, सिर्फ एक ही तरीके का मूवमेंट है, सिर्फ ऊपर ही. एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम. यहाँ पे दोनों तरफ मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट. चलो, अपवर्ड मूवमेंट कैसे एंड डाउनवर्ड कैसे.
कहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ तक होता है। तो उसके लिए याद रखो कि लीफ इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। लीफ इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। जैसे हमारे घर पे खाना कहाँ से आता है, किचन में से आता है ना। किचन से फिर पूरे घर में जहाँ पे भी कोई बैठा हो, रूम में बैठा हो, डाइनिंग रूम में बैठा हो, डाइनिंग टेबल पे बैठा हो, सब तक खाना पहुँचता है, लेकिन कहाँ से बन के आता है, किचन से। वैसे ही प्लांट में भी खाना कहाँ से बनता है, लीफ से बनता है। अब लीफ जो फूड ट्रांसपोर्ट करती है वो ऊपर की तरफ भी करती है और नीचे रूट्स तक भी पहुंचाती है। मतलब इसलिए इसका जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ होता है। मतलब अपने से ऊपर वाली चीज़ों को भी खाना पहुंचाते हैं ये, और नीचे वाली चीज़ों को भी खाना पहुंचाते हैं। दोनों तरफ से मूवमेंट होता है। अब वाटर को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, इतना ऊपर तक पहुंचने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन काफ़ी नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट ये कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन, द प्रोसेस in which food is transported from leaf to all other organs of the plant is known as translocation. और एक डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन में आपको समझाऊं तो देखो, जैसे बड़े ट्रीज होते हैं, ओके, सो सपोज जो बड़े ट्रीज होते हैं उनमें वाटर जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, तो इनको लीव्स हेल्प करती है। कैसे? जो लीफ में पानी होता है ये उसको इवोपोरेट करने लगती है। जब पानी इवोपोरेट होने लगता है तो यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, जगह खाली हो जाती है, इस एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसको हम सक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों पे होता है कि जब हमें पानी नीचे वाली टंकी से ऊपर पहुंचाना होता है तो हम पंप ऑन करते हैं। पंप क्या करता है? वैक्यूम क्रिएट करके पानी को ऊपर खींचता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी ये एक नेचुरल पंप है वैक्यूम क्रिएट करने वाला, जिसमें लीव्स जो ऊपर हैं वो अपना पानी एवोपोरेट करने लगती है। पानी एवोपोरेट करेंगी तो वैक्यूम क्रिएट होगा और नीचे से पानी जो है वो ऊपर तक पहुँच पाएगा। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जब हम किसी स्ट्रॉ के थ्रू कोई लिक्विड सक करते हैं, है ना। सपोज ये एक स्ट्रॉ है तो इसमें एयर है। जैसे ही हम ऊपर से इस एयर को खींच लेते हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होता है तो नीचे जो लिक्विड होता है वो प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ आता है। तो हम कोई लिक्विड को नहीं खींचते, हम यहाँ पे एयर को खींच लेते हैं। एयर को खींचने की वजह से लिक्विड ऊपर आता है। वैसे ही प्लांट में यहाँ पे जब लीव्स एवोपोरेशन करती है तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ खिंचता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा। एक बार वापस से बता देता हूँ। व्हेन लीव्स evaporate their water into water vapor, it creates a vacuum, or we can say a suction, due to which water moves from roots towards the leaves. This process is known as transpiration. Okay, so transportation in plants यहाँ पे complete हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सक्रीशन। The biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट हुआ है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद जितना भी वेस्ट क्रिएट होता है, उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। अब एक्सक्रीशन जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग से होता है, मल्टी सेल्युलर में अलग से होता है।
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा है, उसमें सपोज जो भी वेस्ट क्रिएट होगा वो बॉडी से डायरेक्ट ही बाहर निकाल देता है. इट सिंपली थ्रोज आउट द वेस्ट आउट ऑफ इट्स बॉडी बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन. ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा खोल देता है, वेस्ट को बाहर निकाल देता है. ठीक है. अगेन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. तो वो डिफ्यूजन से कर सकता है. लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एज वी नो कि हमारी मल्टी सेल्यूलर बॉडी है और सभी मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बॉडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनी हुई है. बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. तो एक्सक्रीशन के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत होती है. ऐसा ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में किडनी है. ठीक है. किडनी इज़ अवर ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. ये हमारे पूरे शरीर के वेस्ट को फिल्टर करके बॉडी से बाहर भेज सकता है. अब किडनी में ऐसा क्या है, तो किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स. एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं. ठीक है. लैक्स ऑफ नेफ्रॉन्स. अब ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम जो है वो काफ़ी ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है. तो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसका आंसर, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स का आंसर जो है वो आपको एक पीडीएफ के थ्रू समझा रहा हूँ. ओके. सो एज यू कैन सी, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बींग्स विथ अ डायग्राम. तो डायग्राम में पहले आपको दिखा देता हूँ. देखो ये डायग्राम है नेफ्रॉन का. काफ़ी नेट लाइक स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूंगा. एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और एक नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा. चलिए, तो सबसे पहले जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जैसे कि हमें पता है ह्यूमन बींग्स में सारी चीज़ें कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है. वेस्ट मटेरियल भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है. तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरीज, वेन्स, वो सारी कैपिलरीज जो हैं वो इस नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में आती है. ये बोमेन कैप्सूल एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें ये सारी कैपिलरीज आती है. और फिर इसमें ब्लड फिल्टर होता है. जो फिल्टर्ड ब्लड है वो तो हमारे शरीर में वापस चला जाता है ना, प्योर ब्लड शरीर में वापस चला जाएगा. लेकिन जो वेस्ट कलेक्ट होता है, जो वेस्ट कलेक्ट हुआ वो इस नेफ्रॉन में आगे जाता है. तो इस नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल के बाद नेक रीजन आता है. ठीक है, जो पतला सा रीजन है. और उसके बाद आप देखोगे एक स्पायरल है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेंगी हो गया स्ट्रक्चर, बहुत स्पायरल करके ये नेफ्रॉन जो है वो आगे जाता है. आगे जाने के बाद ये थोड़ा सा नैरो होता जाएगा, पतला होता जाएगा. उसके बाद ये एक यू टर्न लेता है और फिर अगेन नेफ्रॉन से ऐसे होते हुए वो एक कलेक्टिंग डक्ट में जाता है जहाँ पे हमारा वेस्ट कलेक्ट होता रहता है. और फिर कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा. सो ये पूरा एक प्रोसीजर है जिससे आपका वेस्ट मटेरियल जो है ह्यूमन बींग्स का जो है वो बॉडी से रिमूव होता है. चलिए, अब ये तो आपने समझ लिया, लेकिन आप यहाँ पे बीच में थोड़ा सा रेड डार्क कलर की कैपिलरीज देख रहे हैं. ये कैपिलरीज जो है वो नेफ्रॉन के आसपास होती हैं, ताकि अगर नेफ्रॉन के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल चला गया हो, कुछ मिनरल्स चले गए हों या फिर कुछ विटामिन्स या जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें चली गई हैं, तो इनको वापस कलेक्ट करने के लिए ये आर्टरीज होती है. ओके. तो ये वापस जो है वो उसे ब्लड में ले आती है. तो हमारा शरीर, हमारा सिस्टम जो है वो ऐसे बना हुआ है कि कहीं पे भी वेस्ट जो है वो आपका, वेस्ट में आपका कोई इम्पॉर्टेंट मिनरल नहीं जाता है ना. डबल प्रोटेक्शन की हुई होती है कि एक जगह से अगर हमारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फिल्टर होके कहीं पे चले गए, कहीं पे लीक हो गए, तो वापस वो
प्लाज्मा के थ्रू या इन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। चलिए अब प्रोसेस समझते हैं स्टार्टिंग से। वेस्ट excretory materials are removed from the blood in the kidneys. Generally, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the form of urine outside the body. ठीक है, यूरिन के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं। Hence, nitrogenous waste, urea, uric acid are released in the liquid form from the blood by kidneys. Such a liquid is called urine. Now we have to know urine formation process, कैसे ये बनता है। See, kidney has large number of filtration units called nephrons that forms cup-shaped structure at front part, which is known as Bowman's capsule. It is associated with the cup-shaped end of a coil tube. फिर एक coil tube होती है। Here initial filtration is done. यहाँ पे पहले initial filtration होता है। So it has glucose, amino acid, salts and major amounts of water. पहले ये सारी चीज़ें filter हो जाती है। These filtrate components are transported in ureter and they are selectively reabsorbed. अगर कुछ चीज़ें निकल गई है तो उन्हें वापस reabsorb किया जाता है। So the amount of water reabsorbed depends on how much of dissolved waste there is to be excreted. है ना, वेस्ट में जो हमारे important minerals चले गए हैं वो कितने वापस reabsorb होने चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि reabsorption कितना होगा। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube. जो यूरिन बना है किडनी में वो एक यूरेटर में जाता है, which connects the kidney with the urinary bladder. Hence the tube connecting kidney and urinary bladder is ureter. Urine is stored in urinary bladder. Okay, wait. Tube connecting kidney and urinary bladder is known as ureter. ठीक है, जो यूरिनरी ब्लेडर और किडनी को कनेक्ट करता है वो ट्यूब, उसको यूरेटर कहेंगे। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लेडर। इट इज़ अ मस्क्यूलर बैग। इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। इट फील्स प्रेशर एज यूरिन फिल्स इन इट। ठीक है, वहाँ पे नर्व्स होती है यूरिनरी ब्लेडर में, जैसे ही वो फिल हो जाता है तो आपको प्रेशर फील होगा एंड यू सेंस इट। बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर यूरिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा। ओके, आई होप आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो देखो, प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो उनके जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस या तो फिर जो रेस्पिरेशन, इनके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल बनता है। अब उनका वेस्ट मटेरियल क्या है, तो ऑक्सीजन उनका वेस्ट मटेरियल है। हमारे लिए ऑक्सीजन इज़ लाइक लाइफ प्रोसेस, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते, लेकिन उनके लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये अपना ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। कैसे, जो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। एक्सेस वाटर, तो वो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में समझाया कि वो अपने लीफ में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको भी वो रिलीज़ कर देते हैं ट्रांसपिरेशन से। उसके अलावा जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, कई बार हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं। कई बार जो उनका वेस्ट है वो लीफ में जमा हो जाता है और फिर वो लीफ सड़ के गिर जाती है। ऑटम सीज़न में आपने ये देखा ही होगा कि सारी लीव्स गिर जाती है। बिना ऑटम सीज़न के आपने कई बार देखा होगा कि कोई कोई लीफ पूरी ब्लैक होके गिर जाती है। तो वो एक्चुअल में उस लीफ में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हुआ है और फिर जब वो पूरी लीफ डेड हो गई है तो वो गिर जाती है। दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे रेजिन्स एंड गम्स। ठीक है, कई बार आप कुछ प्लांट्स को ऐसे तोड़ते हैं, या प्लांट्स की बार्क, जो उसका ट्रीज़ का जो मोटा हिस्सा होता है ब्राउन कलर का, उसमें अगर आप तोड़ते हैं तो एक वाइट स्टिकी लिक्विड निकलता है। कई बार वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, पॉइजनस भी होता है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में वो रेजिन्स और गम्स होते हैं
जो हम रबर बनाने के लिए यूज़ करते हैं या प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके अलावा प्लांट्स जो है वो थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल रूट्स के थ्रू सॉइल में भी रिलीज़ कर देते हैं। सो ये सारे प्रोसेसेस हैं प्लांट्स का वेस्ट रिलीज़ होने के। स्टार्टिंग से करें तो पहले ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, फिर वाटर रिलीज़ होता है। उसके अलावा अपना वेस्ट मटेरियल ये लीफ में भी जमा करते हैं। लीफ फिर पूरी तरह से डेड हो जाती है वेस्ट मटेरियल की वजह से और फिर वो गिर जाती है। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट वेस्ट जो उनके लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है रेजिन एंड गम्स जो उनकी स्टेम से मिलती है। और उसके अलावा कई बार प्लांट्स जो है वो थोड़ा बहुत अपना वेस्ट जो है वो सॉइल में भी रिलीज़ कर देते हैं बाय रूट्स के थ्रू। ठीक है, ओके। सो ये चैप्टर आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ फाइनली। काफ़ी टाइम से ये चैप्टर चल रहा था। असाइनमेंट जो है वो मैं अभी आपको आज ही भेज रहा हूँ। तब तक इस वीडियो को प्लीज़ आप अच्छे से देखिए, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि सैटरडे को टेस्ट अच्छी जानी चाहिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।